Okay, so let's start with Kirchhoff's law. Read. State and explain the Kirchhoff's law of heat radiation. Kirchhoff's law, it states that at any given temperature, the ratio of the emissive power E lambda to the absorptive power A lambda corresponding to certain wavelength is constant for all bodies, and this constant is equal to the emissive power of the perfect black body E lambda at the same temperature, and corresponding to the same wavelength, that is E lambda upon A lambda is equals to capital E lambda constant. सर नहीं है ऐसा सॉन्ग. कांस्टेंट टेम्परेचर है तो इस पर एक फिक्स वेवलेंथ पर एमिसिव पावर मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाई थी ई लैम्डा, और एब्जॉर्प्टिव पावर यानी ए लैम्डा, मतलब गिवन वेवलेंथ लैम्डा पर एमिसिव पावर और गिवन वेवलेंथ लैम्डा पर एब्जॉर्प्टिव पावर का जो रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, और ये कांस्टेंट ई लैम्डा के इक्वल होता है. ई लैम्डा क्या है? परफेक्टली ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर, ठीक है ना, परफेक्ट ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर के इक्वल होता है. तो ई लैम्डा अपॉन ए लैम्डा इक्वल्स टू ई लैम्डा, दैट इज अ कांस्टेंट. ये कहलाता आपका किरचॉफ लॉ. अब देखो क्या कह रहा है, ये कांस्टेंट है, ये मतलब अगर ये बड़ा होगा तो ये भी बड़ा होगा, और ये छोटा होगा तो ये भी छोटा हो जाएगा. मतलब कि अगर एमिसिव पावर ज्यादा होगी तो एब्जॉर्प्टिव पावर भी ज्यादा होगी, और एमिसिव पावर कम होगी तो एब्जॉर्प्टिव पावर भी कम होगी. इसलिए एक गुड एब्जॉर्बर एक गुड एमिटर हुआ करता है. मतलब जो चीज अच्छा एब्जॉर्ब करेगी, जितना ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी उतना अच्छा रेडिएट भी करेगी. समझ गए ना. तो जैसे ब्लैक कलर का कपड़ा होता है बच्चों, तो ब्लैक कलर का कपड़ा ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, इसलिए ब्लैक कलर का कपड़ा जो होता है वो ज्यादा हीट रेडिएट भी करता है. तो अगर आप इसको महसूस करना चाहते हैं तो एक व्हाइट कलर की पैंट पहन करके देखना या लोअर, और ब्लैक कलर की लोअर पहन के देखना ब्लैक कलर के लोअर में आपको ज्यादा ठंड लगेगी, व्हाइट कलर में कम लगेगी. ठीक है हर्षिता, समझ में आ गया? Yes, sir. हाँ, पढ़ो भाई. जय, इलस्ट्रेशन. Illustration: if a polished metal ball with a spot of platinum black on its heated in a furnace to about 1200 Kelvin and then taken out into a dark room, the black spot appears brighter than the polished surface. This is because the black spot is a better absorber and hence by Kirchhoff's law a better emitter of radiation. तो इस तरीके से ब्लैक कलर जो होता है अगर आप उसको फर्नेंस में फर्नेंस यानी भट्टी, तो उसमें डाल दोगे तो वो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा और उसके बाद वो ज्यादा रेडिएट भी करेगा. ठीक है ना, क्योंकि ब्लैक कलर ने ज्यादा एब्जॉर्ब किया था तो ज्यादा रेडिएट भी करेगा. चलिए अगला लॉ होता है बेटा स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ. नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट. अब अपन पढ़ते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ. पढ़िए जय. State Stephen Boltzmann law. Write the CGS and SI unit of Stephen Boltzmann constant. Stephen Boltzmann law. It states that the total amount of energy radiated per second per unit area of a perfect black body is directly proportional to the fourth power of the absolute temperature of the body. Thus, E is directly proportional to the T raised to the power 4, or E is equals to neta सिग्मा T सिग्मा raised to the सिग्मा power ई इज sigma इक्वल्स टू sorry, सिग्मा टी टू द पावर sigma 4. T 4. अब समझो इसको बेटा, इस बात को समझो. ये मान ले बेटा ये तुम्हारे पास कोई सरफेस है, ये कोई तुम्हारे पास सरफेस है. वो डोसा वाला तवा देखा होगा तुम लोगों ने जिस पर डोसा गर्म करते हैं, उसका एग्जांपल ले. ये मान लो वो Yes, तवा sir. है, उसका एक पर्टिकुलर एरिया है ए. इतना एरिया ए है, बोलो हाँ. नीचे तुमने आग लगा रखी है, नीचे आग लगा रखी है, आग से गर्म हो जाएगा
तो गर्म होने के बाद क्या करेगा बेटा, हीट रेडिएट करेगा। हीट इज व्हाट, एनर्जी, ठीक है ना, ये एनर्जी की रेडिएशन Yes, छोड़ेगा बेटा, एनर्जी की गर्मी निकलेगी इससे। तो क्या हो जाएगा, इस सरफेस की इंटेंसिटी कितनी होगी बच्चा, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला देखो, इट इज द एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इसको बोलते हैं इंटेंसिटी। तो यहाँ पे सॉरी ई का नाम लिया, ई मतलब इट इज स्टेज दैट द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। तो जो ई है, ई क्या है, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट सेकेंड पर यूनिट एरिया, मतलब एनर्जी कितनी निकल रही है, एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। तो यूनिट एरिया में से एक सेकंड में निकलने वाली एनर्जी को बोलते हैं बेटा कैपिटल ई। तो खुद समझ पा रहे हो बच्चों कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा हीट एनर्जी निकलेगी। तो क्या बनता है फॉर्मूला इसका, स्टीफन ने एक्सपेरिमेंट किया था और पता लगाया कि E इज प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4, मतलब टेम्परेचर की 4 पावर के प्रोपोर्शनल में एनर्जी रेडिएट होती है पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। बोलो समझ में आया कि नहीं हुआ। yes, हाँ, तो यस पोजीशन सर। हटाएंगे बेटा तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, क्या आएगा, सिग्मा। सिग्मा को बोलते हैं स्टीफन कांस्टेंट। पढ़ो, वेयर सिग्मा, where sigma is called Stephen constant. Its value is sigma is equals to 5.67 into 10 to the power 5 ergs per second -5 बेटा, 10 की centimeter पावर -5 अर्ग, minus 5 sorry 10 to the -5 power अर्ग पर minus 5. सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर केल्विन की पावर -4। ये आ गया यूनिट, समझ में आई कि नहीं आई, देखो कैसे यूनिट निकालता हूँ सिग्मा की। तो सिग्मा इक्वल टू क्या आएगा बेटा, यहाँ से सिग्मा इक्वल टू आएगा E अपॉन टी की पावर 4। हाँ, ई मतलब एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकंड। तो एनर्जी को किस में नापते हैं बेटा, जूल में, है ना, एनर्जी को किस में नापते हैं, जूल में। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा जूल पर यूनिट सेकेंड पर यूनिट एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, और टी की पावर 4 टेम्परेचर को किसमें नापते हैं, केल्विन में, तो केल्विन की पावर 4। तो देख लो ये आंसर आ गया, जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर -4। जूल पर सेकेंड को क्या बोलते हैं यार अपन, वॉट। बच्चों अगर भूल गए तो लिख लो, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, वर्क मीन्स जूल, टाइम मीन्स सेकेंड, जूल पर सेकेंड यानी कि वॉट। तो सिग्मा की वैल्यू ये बन गई। बताओ बच्चों इसमें कोई डाउट हो मेरे को बोलो, कहीं पे कोई डाउट। No sir. हर्षिता, हर्ष बता बेटा। नो सर। चलो नो ठीक है। सर। हाँ, तो ज्यादा Sir, इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस चैप्टर से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अल्फा बीटा गामा में रिलेशन 101% आएगा एग्जाम में, पढ़ा yes दिया जो sir. मैंने वो बिल्कुल करके जाना। दूसरा, टेम्परेचर वो थर्मल कंडक्शन के लॉ कर लेना, वो पक्का आएगा। स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट ये सबसे ज्यादा आते हैं। ये हो गया। सर सिग्मा के तो सर अलग अलग चैप्टर में अलग अलग मीनिंग है. हाँ यार, ये फिजिक्स में प्रॉब्लम है, सिग्मा का मीनिंग अलग अलग चैप्टर में अलग अलग है। चलो पढ़ो, इफ ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी, If a perfectly black body at temperature T is placed in an enclosure at temperature T theta, the net T0, amount of energy T0, T0 is मतलब zero. यदि कोई परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, ये मान लो अंदर ब्लैक बॉडी रखी हुई है, ये ब्लैक बॉडी है ब्लैक कलर की, और इसे आप जो है ये इंक्लोजर है जिसे T0 के इंक्लोजर में रख रहे हो, और इस ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर T है, तो ये जो लॉ लगेगा उस दैट टाइम, पहले क्या होता था, पहले होता था E इज इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4, सिग्मा टी की पावर 4 ऊपर लिखना था बट बन नहीं रहा, नीचे लिख दिया मैंने, ये लिख दिया भाई, सिग्मा टी की पावर 4। बट इस केस में जो लॉ लगेगा वो क्या लगेगा, वो लगेगा E इज इक्वल टू सिग्मा टी माइनस T0 की पावर 4। हाँ, पढ़ दो। देन Uh, नेट T0 then net amount of energy radiated per second per unit area by the black body is E is equals to sigma T raised to the power 4 minus T0 raised to the power 4. यस, If the body and the enclosure are not perfect black bodies and have relative emissivity, क्या है? ई एप्सिलॉन, Epsilon, एप्सिलॉन बताया था ना लास्ट क्लास में। then E is equals to epsilon sigma
t raised to the power 4 minus t0 raised to the power 4. चलिए, तो इसको ज्यादा लोड मत लीजिए, नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक ना। अगला टॉपिक है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, स्ट्रेट एंड इलस्ट्रेट वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। पढ़िए हर्षिता। सर न्यूटन हाँ यस, कुछ पूछ रहे थे जय। सर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हो गया सर? आने वाला है, इस इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही, आने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट, वीआईएमपी, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लास्ट में। हाँ, वो जो आप बोल रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। पढ़िए हर्षिता। State and illustrate Wien's displacement law. Wien's displacement law, it states that the wavelength लैम्डा एम m corresponding to which the energy emitted by the perfect black body is maximum is inversely proportional to the absolute temperature T of the black body. That is, lambda m इज inversely इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू proportional टी। by T or lambda m equals to B by T. हाँ Where सुनिए, T इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये है कि कोई आपके पास जो है अ, देखो कोई आपके पास ब्लैक बॉडी है, तो कोई ब्लैक बॉडी, उसका टेम्परेचर है टी, केल्विन में टेम्परेचर को एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं, उसका टेम्परेचर टी है। तो सवाल ये है कि अगर आपका टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उससे एमिट होने वाली वेवलेंथ उतनी ही कम होगी, उससे एमिट होने वाली वेवलेंथ उतनी ही कम होगी। तो देखना ध्यान से, इसका मीनिंग मैं समझा देता हूँ। देखो वेवलेंथ का स्पेक्ट्रम क्या चलता है बेटा, विबग्योर, VIBGYOR। हाँ, सबसे कम वेवलेंथ किस कलर की होती है बच्चों, वॉयलेट कलर की, और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड कलर की। तो अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर कम है, हर्षिता, अगर बॉडी का टेम्परेचर कम है तो वेवलेंथ क्या होगी, बोलो, बड़ी ज्यादा होगी ना। हाँ, टेम्परेचर कम है तो वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा ज्यादा। तो अगर टेम्परेचर कम है वेवलेंथ ज्यादा, तो ज्यादा वेवलेंथ किस में आएगा, कौन से कलर में आएगा बताओ, रेड कलर में। अरे अभी तो बताया, वेवलेंथ सबसे ज्यादा किस कलर की होती है, रेड रेड कलर की। तो अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर कम है, ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर कम है, तो उससे जो ज्यादा वेवलेंथ निकलेंगी वो किस कलर की होंगी, हाई, रेड की हाई वेवलेंथ यानी ज्यादा रेड कलर की। समझ गए ना। तो इसलिए कोई बॉडी जो होती है शुरुआत में गर्म होती है तो वो किस कलर की दिखती है, लाल कलर की। किस कलर की रेड दिखती है, लाल कलर की, ठीक है ना। अब एक काम करना, अगर इस चीज को देखना हो तो एक काम करना, कोई भी मतलब आप बॉडी ले लेना, उसको गर्म करना शुरू करना, तो देखना सबसे पहले वो लाल होगी, लाल के बाद बेटा धीरे धीरे देखना वो ब्लू कलर की तरफ शिफ्ट होगी। कोई चम्मच ले लेना, उसको आग के ऊपर रख देना, तो पहले वो लाल होगा, लाल होने के बाद कौन सा कलर हो जाएगा लास्ट में उसका बेटा, ब्लू कलर। समझ में आया कि नहीं आया, यस सर ऐसा क्यों होगा बेटा, जैसे ही इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा जय, तो वेवलेंथ क्या होना शुरू हो जाएगी, कम या ज्यादा, सर कम होगी कम होगी। वेवलेंथ सबसे कम किस कलर की होती है, सर वायलेट। वायलेट कलर की। तो बेटा मतलब उसकी जो शिफ्टिंग होगी रंग की, वो वायलेट कलर की तरफ हो जाएगी। समझ गया ना, वेवलेंथ का मतलब यहाँ कलर से होता है। बोलो आया समझ में कि नहीं हाँ सर यस आया। हाँ पढ़िए हर्षिता। Yes, sir. वेयर बी, where B is a constant of proportionality and it's called Wien's constant. Its value is B equals to 2.1 into 10 to the power minus 3 mK. Illustration. When an iron piece is heated in a hot flame, its color first becomes dull red, then reddish yellow, and finally white. This observation is in accordance with the Wien's law because with increasing temperature, the emission of the energy is maximum corresponding to a smaller wavelength. मतलब कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो एनर्जी का एमिशन जो होगा वो मैक्सिमम होगा किसके वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग, छोटी वेवलेंथ Yes. के करस्पॉन्डिंग। मतलब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो जो छोटी वेवलेंथ होगी उस फॉर्म में एनर्जी निकलना शुरू हो जाएगी। पढ़िए इंपॉर्टेंस, वीन्स लॉ। Wien's law can be used to estimate the surface temperatures of the moon, sun, and the other stars. यस, ये एक बड़ी बात है भाई कि आप सोचते होगे कि ये आसमान में जो तारे हुआ करते हैं या करोड़ों किलोमीटर बैठ के जो डिफरेंट डिफरेंट स्टार्स होते हैं,
आपने देखा होगा कि हम लोग दूसरे दूसरे ग्रहों का भी प्लैनेट का टेम्परेचर बता देते हैं। भाई कोई वहां जाकर के थर्मामीटर लेकर के तो नाप के आता नहीं है टेम्परेचर, तो वहां का टेम्परेचर कोई किस फॉर्म में बताता हो, कैसे बता पाता होगा बच्चों? इसी मेथड से, वीन्स के मेथड से ही अपने स्टार्स का, डिफरेंट डिफरेंट स्टार्स का, मून का, अलग अलग प्लैनेट का टेम्परेचर बता पाते हैं। जय, समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. क्योंकि उनकी वेवलेंथ तो अपन को मिल जाती है ना बेटा, वेवलेंथ समझ में आ जाती है स्पेक्ट्रोस्कोप से, तो वेवलेंथ तो दिख जाती है, तो वेवलेंथ अगर पता चल जाएगी लैम्डा, तो लैम्डा से टेम्परेचर पता चल जाएगा। बोलो हाँ। Yes, sir. चलिए, तो दिस इज वीन्स लॉ, छोटे छोटे लॉ हैं, कभी कभार आते हैं, वेल नॉट इम्पॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन, डिस्क्राइब ब्रीफली एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लैक बॉडी रेडिएशन, हेंस डिवाइड डेड्यूस वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ एंड स्टीफन्स लॉ। ठीक है ना? एंड इसके और में है, ड्रॉ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर अ ब्लैक बॉडी एट टू डिफरेंट टेम्परेचर T1 एंड T2 वेयर T1 ग्रेटर देन T2। ई लैम्डा बतानी है दो बॉडीज की हैं। राइट एनी टू कंक्लूजन दैट कैन ड्रॉन फ्रॉम द दीज कर्व्स। चलिए तो पढ़ते हैं। हमें एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व निकालना है फॉर ब्लैक बॉडी। हेडिंग डाल लीजिए कॉपी में, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ या एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर अ ब्लैक बॉडी, फॉर अ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। पढ़िए हर्षिता। Energy distribution in the black body spectrum. When a body is heated, it emits its radiation of different wavelengths. When these wavelengths are arranged in the increasing order, we get black body spectrum. Radiation of particular wavelength has a definite energy at a particular temperature. Figure shows the experimental curves draw between the wavelength lambda and intensity of the radiation E lambda. Energy per second per unit area emitted by the black body mentioned at the different constant temperatures. मेंटेन्ड, मेंटेन्ड एट द डिफरेंट कांस्टेंट टेम्परेचर्स। ठीक है, Yes, sir. चलिए तो मेंटेन एट डिफरेंट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये ग्राफ है, जिस इट इज ओनली फॉर रेफरेंस। अब इसको आपको कोई ऐसा नहीं है कि इसको बनाने ही आना चाहिए, बस देख लो ऐसा होता है। अब इसमें एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ। देखो बेटा 998 केल्विन पर जो ई लैम्डा है वो कम है, और क्यों ना हो बेटा, अभी अपने फॉर्मूला पढ़ा था, ई लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4, है ना? ई लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4, स्टीफन्स लॉ पढ़ा था। मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी रेडिएट होगी। तो कुछ नहीं, टेम्परेचर बढ़ाते जाओ और ये देखो एनर्जी बढ़ती जा रही है बच्चों। ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये एनर्जी बढ़ रही है। ठीक है, यस, ये फॉर्मूला है इसका। तो ये कर्व आपको थोड़े से बस देख लेने हैं और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। चलो जी, कंक्लूजन पढ़ो बेटा, कंक्लूजन। Conclusion drawn from the black body spectrum. First, at each temperature, a black body emits continuous heat radiation spectrum. The energy is not distributed equally amongst the all wavelengths. कहीं Second, पर, कहीं पर एनर्जी देखो ज़्यादा है, कम वेवलेंथ पे कम है, फिर एनर्जी ज़्यादा हो रही है। तो एनर्जी जो होती है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है ना? कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर कम है। सेकेंड पॉइंट पढ़ो। Second, the energy associated with radiation of particular wavelength increases with increase in temperature. जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो एनर्जी बढ़ रही है, देखो ऊपर की तरफ जा रही है एनर्जी। इस टेम्परेचर पर छोटा ग्राफ, इसका और बड़ा ग्राफ, इसका और बड़ा ग्राफ। थर्ड पढ़िए, एज वेवलेंथ। As wavelength increases, the energy emitted increases, reaches a maximum for a particular wavelength, lambda m, and then decreases. हाँ, अगर आप जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ाते हो तो हर बार देखो एनर्जी सीधे 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 बढ़ती है। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे एनर्जी मैक्सिमम होती है, और फिर और वेवलेंथ अगर बढ़ाते हो तो एनर्जी कम होती जाती है। सब में यही हो रहा है, ये बात कही गई है। ठीक है बच्चों, ये हो गया। पढ़िए नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट पढ़िए। Fourth, the wavelength lambda m of a maximum emission shift towards the lower wavelength side as the temperature of the black body increases. Lambda m T equals to a constant. हाँ, तो ये अपन ने पढ़ा कि लैम्डा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, the lambda m maximum emission shift towards the lower wavelength,
है ना, एज द टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी इंक्रीजेस। अगर आप ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हो तो उसकी जो वेवलेंथ है वो लोअर एंड की तरफ शिफ्ट होती जाएगी। टेम्परेचर बढ़ने से बॉडी की वेवलेंथ कम होती है। दिस लॉ इज कॉल्ड वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। नेक्स्ट पढ़िए। Fifth, area under a curve represents the total energy E emitted by perfect black body per second per unit area over the complete wavelength range at the temperature. This area is found to increase with the fourth power of the absolute temperature. Thus, E is directly proportional to T4. दिस This is इज the Boltzmann law of the heat radiation. यस, तो ये फॉर्मूला जो लास्ट वाला बन गया है वो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ को बताता है। तो बच्चों ये रेफरेंस के लिए था, बस जस्ट जानने के लिए, नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगला टॉपिक आ रहा है वेरी इंपॉर्टेंट, VIMP। बट मैं उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना अल्फा बीटा गामा वाला, बट ये कभी कभी आ जाता है बच्चों। अब अपन पढ़ने वाले हैं स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। पढ़िए हर्षिता। स्टेट State Newton's law of cooling deduces the relation लॉग ई log T minus T0 equals to minus KT plus C and delta T equals to T minus T0 equals to C minus KT, वेयर where the symbols have their usual meanings. Represent Newton's law cooling graphically by using each of the equation, or define Newton's law of cooling, write the expression. चलिए, तो अपन को न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बताना आना चाहिए और इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे। पढ़िए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। Newton's law of cooling. The rate at which a body loses heat by radiation depends on first, temperature of the body, second, temperature of the surrounding medium, and third, nature and extent of the exposed surface. हाँ, देखिए इसका लाइन का मतलब क्या है। ये एक लाइन का मतलब ये है कि बेटा मान लो आपके पास आप हो, ये मान लो आप, चलो आपको ठंड का समय चल रहा है, बेस्ट एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ बेटा। ये आप हो और ये आपका एटमॉस्फेयर है, जिस एटमॉस्फेयर में आप बैठे हुए हो। एटमॉस्फेयर का मतलब आप घर के अंदर बैठे हो या घर के बाहर बैठे हो, दो सिचुएशन है। अब आपका टेम्परेचर मान लो है, आपके बॉडी का टेम्परेचर है कितने डिग्री सेंटीग्रेड, नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी का 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप घर के अंदर हो तो आपके घर का टेम्परेचर 37 है और घर का टेम्परेचर इस समय होता है लगभग, घर के अंदर का टेम्परेचर 11 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी शाम की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप बाहर निकल गए हो तो आपका माहौल फिर बाहर हो जाएगा, मतलब आप 37 पे हो और घर के बाहर आ चुके हो आप बगीचे में, तो बाहर का टेम्परेचर कितने डिग्री सेंटीग्रेड है, मान लीजिए 3 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत ठंड पड़ रही बाहर, 3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या होगा बेटा, आपकी बॉडी क्या करेगी, हीट छोड़ेगी। चाहे 11 पे देख लो चाहे 3 पे देख लो, हीट छोड़ेगी। क्यों? क्योंकि बॉडी हमेशा हीट हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर छोड़ती है, इसलिए ठंड आपको लगती है, क्योंकि आपकी बॉडी जो होती है हीट छोड़ती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। अगर आप 37 पे हो और बाहर आपके कमरे का टेम्परेचर 11 है तो हीट स्लो रेट से निकलेगी क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस कम है। बट 37 पे हो और 3 पे जाना है हीट को, तो हीट बड़ी तेजी से निकलेगी क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस बड़ा है। आप याद कीजिए, मैंने आपको पढ़ाया था कि टेम्परेचर डिफरेंस बड़ा होता है तो हीट तेजी से निकलती, तो हीट निकलेगी कुल मिलाकर के। अभी देखेंगे इसमें न्यूटन ही बताएंगे कि हीट तेजी से निकलेगी। तो क्या कहते हैं कि न्यूटन की द रेट एट विच द हीट लॉसेस, बॉडी लॉसेस हीट के निकलने की रफ्तार, हीट लॉस की रफ्तार मतलब हीट के निकलने की रफ्तार डिपेंड करती है नंबर 1 आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, मतलब उस बॉडी का टेम्परेचर। नंबर 2 द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, मतलब उस बॉडी के सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है। और नंबर 3 द नेचर एंड द एक्सटेंट ऑफ एक्सपोज सरफेस, मतलब वो जो बॉडी है उसका कितना हिस्सा खुला हुआ है। अब मान लो जय इतने हिस्से में आप स्वेटर पहने हुए हो और आपका ये हिस्सा सिर वाला खुला हुआ है, तो ज्यादा हीट कहाँ से निकलेगी, आपके चेहरे वाले पोर्शन से निकलेगी, और आपके Yes. बाकी पोर्शन से हीट कम निकलेगी क्योंकि वो पोर्शन क्या है आपका, क्लोज्ड है। मगर आपका चेहरा खुला हुआ है इसलिए ज्यादा हीट आपके चेहरे से निकलेगी। ठंड में इंसान ऑलमोस्ट पैक रहता है, उसका चेहरा खुला रहता है, इसलिए चेहरे को भी बंद करने की सलाह देते हैं लोग क्योंकि हीट वहां से निकलती है।
पढ़िए हर्षिता, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। Newton's law of cooling states that the rate of cooling or rate of loss of energy of a body is directly proportional to the temperature difference between the body and its surrounding, provided the temperature difference is small. हाँ यस, सुनिएगा क्या है भाई, क्या कह रहा है, अगर बॉडी का और उसके सराउंडिंग का टेम्परेचर डिफरेंस में ज्यादा फर्क नहीं है तो जो हीट का लॉस होगा dq/dt जो होगा वो बॉडी के और बाहर के टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होगा, मतलब इट इज प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी नॉट। टी मतलब बॉडी का टेम्परेचर और टी नॉट मतलब टी आउटसाइड, आउटसाइड का टेम्परेचर, इसके प्रोपोर्शनल होगा। समझ गए ना? अच्छा, लॉस है, लॉस के लिए क्या लगाते हैं, माइनस, तो चाहे माइनस इस तरफ लगा दो चाहे इस तरफ लगा दो, बात एक ही है। पढ़िए, दिस इज अकॉर्डेंस। This is in accordance with the Newton's law of cooling that a hot water bucket cools fast initially until it gets lukewarm, after the which it stays for a long time. हाँ चलो, एक सवाल आ गया इससे, बहुत बढ़िया था जय। एक बाल्टी में जोरदार आपको नहाने के लिए पानी रखना है और आपको पता है कि मैं 1 घंटे बाद आऊंगा नहाने के लिए, तो आप बताइए कि आप एकदम जोरदार खौलता हुआ पानी छोड़ करके बाल्टी में जाना चाहेंगे या गुनगुना पानी? सर खोलता हुआ। बिल्कुल गलत, उल्टा बोल गया। ये बताइए, खौलते हुए पानी का सराउंडिंग के साथ टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा कि गुनगुने पानी का टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा? तो खोलते हुए पानी में। खौलते हुए का जब ज्यादा डिफरेंस होगा तो हीट लॉस ज्यादा होगा, तेजी से होगा कि स्लो से होगा? सर तेजी से। हाँ, मतलब ये जो है बहुत तेजी से ठंडा होगा और ये स्लो रेट से ठंडा होगा। समझ में आया कि नहीं आया? बट सर ऐसे तो नहीं सर, जैसे वो खोलते हुए पानी है सर, जब उसका टेम्परेचर ज्यादा था तो सर जल्दी होगा, पर जैसे जैसे सर टेम्परेचर कम होगा हाँ सर उसकी मैं, पावर भी तो कम होती बेटा रहेगी। बात वही है ना, वही चीज है, क्योंकि इसकी रेट फास्ट है बेटा, इसका रेट बट सर फास्ट है तो इसकी कूलिंग फास्ट होगी ना। आप मुझे ये बताओ, कूलिंग फास्ट किसकी होगी? सर होगी तो सर स्टार्टिंग में उसकी, बट सर जो नहीं 1 घंटे नहीं, बाद। हाँ अच्छा, तो वही तो आंसर दे दिया आपने ना। भैया एक बात बताओ, इसकी कूलिंग फास्ट होगी 1 घंटे तक, अब जैसे ये इसके पास में पहुंच जाएगा टेम्परेचर, तो इसकी और इसकी कूलिंग तो बराबर रेट से होगी कि नहीं होगी, बताओ? नहीं सर, तब तक तो सर इसकी बहुत हद तक हो चुकी होगी ना सर। नहीं नहीं, उतनी नहीं होती है, ये बहुत तेजी से होगी बेटा, खौलते हुए पानी की कूलिंग बहुत तेजी से होगी। देखो तुम जो कह रहे हो ना, तो अब तुम ऐसा नहीं मानो कि तुम इसको बिल्कुल ऐसा ठंडा रख करके गए थे, ऐसा भी नहीं रख के गए थे, और मैंने तुमको सफिशिएंट वक्त दे दिया, 1 आवर का वक्त दे दिया है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे पास है 2 चाय चाय रखी हुई है, यस एक खौलती हुई चाय है सर। और एक गुनगुनी चाय है। यस सर। तुम 20 मिनट के बाद आते हो, यस सर। 20 मिनट के बाद आते हो, मुझे ये बताओ ज्यादा हीट लॉस्ट कौन कर चुका होगा, खौलती चाय वाला या गुनगुनी चाय वाला? सर खोलती चाय। बस यही लॉ है भाई मेरे। वैसे ऑलमोस्ट तो दोनों ही ने कर दिया होगा। मगर हीट लॉस ज्यादा किसने हुआ होगा, मेरा सवाल ज्यादा पे है यार, ज्यादा वो किस, गरम वाली। तो हाँ बस ज्यादा जिसके पास ज्यादा टेम्परेचर है, तो लॉस दोनों ने किया है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इसने लॉस नहीं किया, बेशक किया, इसने भी किया है, मगर ज्यादा किसने किया, इसने किया। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। हाँ तो देखो ये लिखा हुआ है, दिस इज इन अकॉर्डेंस विद द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग दैट हॉट वाटर बकेट कूल्स फास्ट इनिशियली, गर्म पानी की बाल्टी जल्दी से ठंड होती शुरुआत में, अंटिल इट गेट्स ल्यूक वार्म, जब तक कि यह गुनगुनी नहीं हो जाती है, आफ्टर विच इट स्टेड सो फॉर अ लॉन्गर टाइम, इसके बाद ये काफी समय तक ऐसी ही रहती है। समझ में आया? यस सर। हर्षिता पढ़िए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। हाँ VIMP ये आता है बेटा एग्जाम में, Mathema- पढ़िए मैथमेटिकल। Mathematical expressions for law of cooling. Consider a hot body at temperature T. Let T0 be the temperature of its surrounding. According to Newton's law of cooling, rate of loss of heat directly proportional to temperature difference between the body and its surrounding.
minus dq upon dt directly proportional to t minus t0 हाँ, or minus माइनस डी dq. क्यू बाई डी टी मतलब बेटा रेट ऑफ हीट लॉस। माइनस डी क्यू बाई डी टी कॉपी में लिख लो बेटा, ये हीट है और टाइम के साथ लॉस है, माइनस लगा मतलब लॉस, तो इट इज रेट ऑफ हीट लॉस इज प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी नॉट। और माइनस डी क्यू बाई डी टी प्रोपोर्शनलिटी हटी कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट टी माइनस टी नॉट। पढ़िए हर्षिता, वेयर के Where k is the proportionality constant depending upon the area and the nature of the surface of a body. Let m be the mass and c the specific heat of the body at temperature T. If the temperature of the body falls by small amount dt in the time dt small dt, then the amount of heat lost is dq equals to mc dt. हाँ रुकिए That रुकिए रुकिए रुकिए, अब देखिए अपन बॉडी को इन्वॉल्व कर रहे हैं बेटा यहाँ पे। अब अपन बॉडी को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो बाय द लॉ ऑफ स्पेसिफिक हीट, बेटा मैंने क्या पढ़ाया था आपको स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू मास इंटू सी इंटू डेल्टा टी। अगर आप भूल गए हैं तो प्लीज बुक पढ़िए या मेरी बुक से पुराने चैप्टर रिवाइज करिए, यही लेक्चर मैंने पढ़ाया था। व्हाट इज स्पेसिफिक हीट, जब मैंने स्पेसिफिक हीट बताया तो टेम्परेचर चेंज के देते समय जो हीट इन्वॉल्व होती है उसमें स्पेसिफिक हीट का यूज हुआ करता है जब टेम्परेचर चेंज होता है। तो अगर कोई बॉडी का टेम्परेचर आपने डेल्टा टी से चेंज किया है एम ग्राम का, तो उसमें कितनी हीट देनी पड़ेगी आपको, डेल्टा क्यू इक्वल टू एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी, ये होता है। तो बेटा इसको डेल्टा क्यू को डेल्टा टी को नीचे ले आओ, क्या बन जाएगा, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू हो जाएगा एम इंटू सी। ठीक है ना, एक मिनट बेटा रुक जाइए, नीचे मत लाओ, इसको थोड़ा सा एडवांस फॉर्म में लिखो। तो एडवांस फॉर्म में डेल्टा क्यू को लिखो डी क्यू इज इक्वल टू एम इंटू सी इंटू डी कैपिटल टी, टी फॉर टेम्परेचर। अब बेटा डिफरेंशिएट कर दो टाइम से, तो डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू डी टी बाई स्मॉल डी टी। बोलो आया समझ में? Yes, sir. हाँ, तो ये बन गया क्या अपने पास, डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू, लिख लो बच्चों एम सी डी टी बाई डी टी, ये तक आ गया। अब देखो ध्यान से ऊपर वाला इक्वेशन क्या है, डी क्यू बाई डी टी ये बैठा हुआ है के टी माइनस टी जीरो, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा एम सी डी पी बाई डी टी। तो बेटा वैल्यू पुट कर दो, डी क्यू बाई डी टी की जगह क्या आ जाएगा एम सी डी टी बाई डी टी। तो यहाँ से एम सी को इधर ले जाओ तो क्या हो गया डी टी बाई डी टी इक्वल टू के अपॉन एम सी टी माइनस टी जीरो। ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है बेटा, इस कांस्टेंट को ले लिया अपन ने कैपिटल के, तो कैपिटल के टी माइनस टी जीरो। चलो नोट करो कॉपी में बच्चों, थोड़ा सा मेहनत कर लो, ये रिलेशन बना लो जल्दी से थोड़ा कॉपी में, इंपॉर्टेंट है। 4 लाइन लिख लो, सबसे पहले ये आया, फिर ये आया, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा, ओके, फिर डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू रख दी, तो ये बन गया, एम सी को नीचे ले गया, ये बन गया, और कैपिटल के कर दिया। समझ में आ गया हो, यस बोल देना। कहीं पर डाउट है प्लीज पूछो। आ गया जय समझ में? Yes, sir. चले आएंगे हर्षिता, चले आएंगे? 1 minute, sir. हाँ बेटा, यस सर। चलो लिख लिया जय? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, बस sir. 2-3 डेरिवेशन ही है इस चैप्टर में और कुछ नहीं, कोई एक पॉइंट में। हाँ पढ़िए हर्षिता, वेयर Where k equals to k by mc is another constant. The negative sign indicates that as the time passes, the temperature of the body decreases. The above equation can be written as dt by t minus t0 equals to minus k dt. हाँ On चलिए, integrating both, देखिए यहाँ तक हम आ गए थे, इसके बाद इंटीग्रेट कर दो। अब बच्चों जिनको मैंने इंटीग्रेशन पढ़ाया तो जानते होंगे 1 बाई डी बाई डी एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था बच्चों, 1 बाई एक्स, याद है?
जय याद है log x का डिफरेंशिएशन 1/x आपको थे एक क्लास में। तो Yeah. 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों? log x, क्योंकि log x का Yes. डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x। तो देखिए 1/t माइनस टी जीरो का इंटीग्रेशन क्या होगा? log t माइनस टी जीरो, और यहाँ पे आ जाएगा k का हो जाएगा kt और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। सो log को हटाओ बेटा, log को हटता है तो सामने वाली चीज किसमें चली जाती है? e की पावर में। अगर कभी भी मैथ्स वाले बच्चे याद रख लें, अगर आपके पास लिखा है log x इक्वल टू, मान लो log x इक्वल टू लिखा है जय, तो x इक्वल टू हो जाएगा e की पावर जय, मतलब जो बेस होता है log का उसके पावर में भेज देता उसको। हाँ पढ़िए हर्षिता, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। On integrating both the side, we get इंटीग्रेशन ऑफ 1 integration अपॉन of टी माइनस टी जीरो डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ के डी टी इंटीग्रल इंटीग्रल डी टी, और 1 अपॉन टी माइनस टी जीरो का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ ई टी माइनस टी जीरो इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस सी। सो टी माइनस टी जीरो इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस के टी प्लस सी। सो टी जीरो को इधर ले आइए, तो इक्वल टू टी जीरो प्लस ई की पावर सी इंटू ई की पावर माइनस के टी। वेरी सिंपल यार, बेस सेम, पावर एट बेस सेम। ओके, और e की पावर c ये भी कांस्टेंट होगा, तो इसको कैपिटल C का नाम दे दिया। सो t इक्वल्स टू टी जीरो प्लस कैपिटल C e की पावर माइनस के स्मॉल t। पढ़ो वेयर, where C is a constant of integration and capital C equals to E. Sorry. e टू द पावर c। Equation, equation 3 and 4, different mathematical representation for Newton's law of cooling. Using equation 4, one can calculate the cooling of the system at a particular range of temperature. यस, तो देखिए अब इक्वेशन नंबर 4 का इस्तेमाल करते हुए, ये वाला जो इक्वेशन 4 है, इसका इस्तेमाल करते हुए आप टाइम ऑफ कूलिंग निकाल सकते हैं कि कितने देर में आपकी चाय ठंडी हो जाएगी या कितने देर में आपका पानी ठंडा हो जाएगा। इसको इस्तेमाल अपन कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए ए शांत रहो, चलिए पढ़िए। इफ वी प्लॉट, If we plot a graph by taking different value of a temperature difference delta t equals to t minus t0 along y-axis and the corresponding values of t along x-axis, we get a curve of the form shown in figure. It clearly shows that the rate of cooling is higher initially and then decreases as the temperature of the body falls. यस, तो देखिए दोनों ग्राफ हैं। अगर डेल्टा टी यानी टी माइनस टी जीरो का टाइम के साथ आप ग्राफ खींचते हैं, है ना, तो देखिए इस तरीके से ग्राफ आता है डेल्टा टी माइनस टी जीरो का ग्राफ। और अगर लॉग के साथ खींचते हैं तो स्ट्रेट लाइन आपको मिलती है। ये दो ग्राफ हैं, ठीक है ना। क्या समझ में आ रहा है? देखो बेटा, जिस समय टेम्परेचर हाई था, टेम्परेचर हाई में जैसे जैसे टेम्परेचर डिफरेंस कम हो रहा है वैसे वैसे टाइम बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे शुरुआत में टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा था तो टाइम कम लगा, मतलब समय के साथ कूलिंग जो है स्लो होती जाएगी। स्टार्ट में कूलिंग बहुत फास्ट रेट में होगी, बाद में कूलिंग स्लो होती जाएगी। यही बात इस चीज को बता रहे हैं, ठीक है ना। सो ग्राफ इज नॉट इम्पॉर्टेंट। चलिए पढ़िए। मोर ओवर, Moreover, equation 3 is a form of y-axis y equals to mx plus c. So, if we plot a graph by taking log e t minus t0 along y-axis and time t along x-axis, we must get a straight line. As shown in figure, it has a negative slope equal to minus k and intercept on the y-axis इंटरसेप्ट equal ऑन to वाई एक्सेस इक्वल टू सी। हाँ, तो ये मैथ्स वाले फॉर्म पढ़ चुके हैं। देखिए बेटा, अगर आप इस ग्राफ को देखें तो ये किस फॉर्म में दिख रहा है बेटा? इसको वाई एक्सेस में देख लो तो ये किस में दिख रहा है? एम एक्स प्लस सी। और जय इसका स्लोप क्या आ रहा है? निगेटिव है, माइनस के है। तो ये ग्राफ कैसा गिरेगा? ऐसा गिरेगा, क्योंकि इसका एम निगेटिव आ रहा है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये मैथ्स वालों के लिए है, डोंट वरी, इसमें इन्वॉल्व मत होइए ज्यादा। इन बोथ ऑफ द अबव सिचुएशन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज स्टैंड्स वेरीफाइड। इन दोनों सिचुएशन में न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वेरीफाई हो रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, स्टेट स्टीफन्स लॉ। हाउ विल यू डिराइव न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग फ्रॉम स्टीफन्स लॉ? कह रहा है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को आप स्टीफन्स लॉ से डिराइव क्या करो, कैसे करोगे? यार स्टीफन्स लॉ आप भूल गए तो मैं आपको बता देता हूँ। स्टीफन्स लॉ क्या हुआ करता था? टी की पावर 4 वाला लॉ, याद आया?
क्या था? Yes, sir. E इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4, ये था स्टीफन्स लॉ। तो कह रहा है स्टीफन्स लॉ के हेल्प से आप न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को डिराइव कैसे करोगे? स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, डिराइव मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर इट। अब इसको डिराइव करना है। ऊपर अपन ने लॉ पढ़ा, अब नीचे अपन को क्या करना है? इसको डिराइव करना है। चलिए पढ़िए हर्षिता, रेफर आंसर क्वेश्चन नंबर 52। Select कर दिया उसने. चलो तुम पढ़ो जय। State Newton's law of cooling. Derive mathematical expression for it. So, derivation of Newton's law of cooling from Stephen's law. Suppose a body of surface area A at an absolute temperature T is kept in an enclosure at lower temperature T0. According to the Stephen-Boltzmann law, the net loss of heat from the body due to the radiation is H is equals to A sigma E sigma A ये T raised ये to the power एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन सिग्मा ए टी की पावर 4, epsilon. टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। ये कहाँ से आया? ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से आ गया। चलिए अब देखिए इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। बेटा टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4 को मैं टी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस टी नॉट स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? बताओ। Yes, sir, लिख अब सकता हूँ. ये ए स्क्वायर Yes, माइनस sir. बी स्क्वायर की फॉर्मूला है, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, मतलब इसमें ये दो चीजें बन जाएंगी बेटा। ये बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी नॉट का स्क्वायर और टी स्क्वायर प्लस टी नॉट का स्क्वायर, और इसको फिर से तोड़ लो, ये हो जाएगा टी प्लस टी नॉट और टी माइनस टी नॉट। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. हाँ तो ये सर। ब्रेक कर दिया, ये इसमें ब्रेक हो गया। अब इन दोनों का टी माइनस टी नॉट को छोड़ के इसका मल्टीप्लाई कर लो तो बेटा ये बन जाएगा। बोलो यस। Yes, sir. चलो इतना समझ में आ गया? नोट करो, ये चार स्टेप नोट करो, 1 2 3 4, चारों स्टेप कॉपी में नोट करके यस बोलिए। कर लिए नोट? कर रहे हैं, sir. ओके। अब देखो इतना डिटेल में सारा चैप्टर कराया है, बुक से जरूर पढ़ना, और डाउट है तो बिल्कुल बिंदास पूछो, बहस करो फिजिक्स में, सब फिजिक्स क्लियर होगी। तो लिख लिया, sir. ओके इसके आगे चलते हैं। Sir, और कितनी स्लाइड्स हैं? बस दो, खत्म, चैप्टर एंड की ओर जा रहा है। पढ़िए, एस टी माइनस टी जीरो, As t minus t0 is small, t can be approximately equal to t0. H is equals to is no, नहीं है. देखिए क्या है कि टेम्परेचर, मैंने बताया न्यूटन्स लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कब लगता है? जबकि सराउंडिंग टेम्परेचर और बॉडी टेम्परेचर में ज्यादा फर्क ना हो। तो जहां जहां टी है तो बेटा सेकेंड पार्ट में उसकी जगह टी नॉट पुट कर दो, टी नॉट टी नॉट टी नॉट टी नॉट। देखो जो आपने ऊपर लिखा है वहां पे जहां जहां टी है वहां वहां टी नॉट पुट कर दो, तो क्या बन जाएगा? एक्सप्रेशन बन जाएगा H इक्वल टू एप्सिलॉन ए टी माइनस टी नॉट। अच्छा आप कहोगे सर ये क्यों नहीं चेंज हुआ? ये इसलिए नहीं चेंज हुआ बेटा क्योंकि ये पावर 1 का है, तो पावर 1 में आपको डिफरेंस दिखाई देगा, मगर पावर 2 में पावर 3 में आपको डिफरेंस नहीं दिखाई देगा। तो टी नॉट टी नॉट टी नॉट टी नॉट, 4 बार टी नॉट हो गया 4 एप्सिलॉन। Yes, sir. ये आ गया यहाँ तक? सर ये वाला स्टेप कैसा है सर लास्ट में? ये अरे टी नॉट टी नॉट टी नॉट टी नॉट 4 बार क्या होगा? 4 टी नॉट हो गया, यस सर. तो 4 की जगह 4 बाहर आ गया। एप्सिलॉन पहले वाला, सिग्मा पहले वाला, एरिया पहले वाला, और 4 टी नॉट का क्यूब था तो टी नॉट क्यूब ये आ गया। यस सर. ठीक है ना?
चलो ये होता है। अब देखो स्मॉल डी टी बाई डी टी क्या पढ़ा अपन ने, एच अपॉन एम सी, अभी निकाला था थोड़ी देर पहले। माइनस ऑफ डी टी, इफ सी इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी, एम इज द मास, देन रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, डी टी बाई डी टी इक्वल टू एच अपॉन एम सी। यदि आप भूल गए हैं तो मैं निकाल देता हूँ फिर से। Q इज इक्वल्स टू होता है एम सी डेल्टा टी, ठीक है ना। तो डी क्यू बाई डी टी, या इसी को हीट बोलते हैं, इसको हीट बोल दिया यहाँ पे, तो डी एच अपॉन डी स्मॉल टी इक्वल टू एम इंटू सी इंटू कैपिटल डी टी अपॉन स्मॉल डी टी, ठीक है। ये हो गया, Yes, sir. ठीक है ना। यहाँ पे क्यू ही ले लो बच्चों, तो डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी को क्या बोल दिया, हीट करंट, हीट फ्लो या हीट करंट, तो हीट करंट बोल दिया इसको। तो यहाँ से इसको रोक लो, तो H के नीचे क्या आ जाएगा, एम सी, तो H अपॉन एम सी इक्वल टू डी कैपिटल टी अपॉन डी टी। तो जहाँ डी कैपिटल टी अपॉन डी टी है वहां पे क्या रख दिया, H अपॉन एम सी। नोट करो, H अपॉन एम सी, ओके। ठीक है, Yes, sir. हाँ। तो रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर माइनस डी टी बाई डी टी इक्वल्स टू यहाँ माइनस, ठीक है ना, माइनस एच अपॉन एम सी, माइनस भूल गया मैं, फिर यहाँ भी माइनस। अब एच की वैल्यू ये रख दे बेटा, एच की वैल्यू क्या आई थी, ये सारी वैल्यू आई थी देखो, 4 एप्सिलॉन ए टी नॉट क्यूब टी माइनस टी जीरो, ये वैल्यू रख दी एच की, अपॉन एम सी, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, तो इसकी जगह ले लो के और ए, एरिया को हटा लो, बाकी सब कांस्टेंट है, तो के एरिया टी माइनस टी, ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। बताओ कहाँ पे एक्सप्लेन करना, तो प्रॉब्लम हो तो बताओ। ठीक है, चले आगे। Yes, sir. हर्षिता Yes, sir. समझ में आ गया। हाँ sir. चलिए अब लास्ट है, स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, हाउ विल यू वेरीफाई दिस एक्सपेरिमेंटली, नॉट इम्पॉर्टेंट। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करना है बेटा, ये वाला इंपॉर्टेंट था। तो मैंने इस चैप्टर में केवल आपको 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताए हैं, आना है अल्फा बीटा गामा में रिलेशनशिप भी आएगी, ओके। देन इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मैंने बताया था स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट की डेफिनेशन, और चौथा है आपका कंडक्शन, थर्मल कंडक्शन का कोफिशिएंट के की वैल्यू निकालना, और लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। चलिए पढ़िए जय, स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। State Newton's law of cooling. How will you verify this law experimentally? Experimental verifications of Newton's law of cooling. The experimental setup used for verifying Newton's law of cooling is shown in figure. The setup consists of double-walled vessel B containing water in between the two walls. A copper calorimeter C containing hot water is placed inside the double-walled vessel. Two thermometers through the cocks are used to note the temperature T of hot water and calorimeter, and T0 of water in between the double balls, respectively. Temperature of hot water in the calorimeter is noted after a fixed interval of time, say after every 1 minute of stirring the water gently with a stirrer continue nothing is its temperature till it attains a temperature about 5 degrees Celsius above the surrounding. Plot a graph between log E
t minus t0 in the time t. The temperature of the graph is observed to be a straight line having a negative slope as shown in figure. बस तो Yeah. ये कह रहा है कि This बाहर is एक टेम्परेचर डाल दो, इसमें टेम्परेचर टी नॉट रहेगा और इसको हिलाते जाओ, स्टिर करते जाओ तो इसका टेम्परेचर टी है। और फिर आप क्या करिए, लॉग ऑफ टी माइनस टी नॉट का ग्राफ मेजर करिए टाइम के साथ, तो वो जो आपका ग्राफ है वो इस तरीके से आएगा। सो नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये एक्सपेरिमेंटल जो लैब में ज़्यादा सही बैठेगा, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर एंड द अर्थ, व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस। ग्रीन हाउस इफेक्ट बचपन से पढ़ते जा रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो अर्थ की जो इंफ्रारेड रेज होती हैं, जो हीटिंग रेडिएशंस होते हैं, उनको रिफ्लेक्ट कर देती है। पढ़िए जय। दिस इज द greenhouse effect. This is the phenomenon which keeps the Earth's surface warm at night. The radiation from the sun heats up the Earth. Due to its lower temperature, the Earth re-radiate. It's mostly in the infrared region. These infrared radiance cannot pass through the lower atmosphere. They get reflected back by gas molecules. Low-lying clouds also reflect them back to the Earth. These radiation heat up the objects on the Earth's surface and to keep the Earth's surface warm at night. एग्जैक्टली तो भैया जो रेडिएशंस निकलते रहते हैं अर्थ के रात में, उनको क्या करता है वो दिन में तो रिफ्लेक्ट बैक करता ही है, रात में भी साथ में जो होते हैं CO2 रिफ्लेक्ट बैक कर देती है, जिससे कि जो अपनी अर्थ होती है वो गर्म बनी रहती है ना, नहीं तो जम जाएगी ठंड के मारे। सो दिस इज कॉल्ड अपना इंफ्रारेड सॉरी ग्रीन हाउस इफेक्ट। चलिए तो ये हो गया। अब इसके यहाँ से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन से स्टार्ट हो गया। ओके सो गाइज वी हैव फिनिश द चैप्टर। अब एक काम